बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बच्चे, वीडियो के एंड में या तो मैं समराइज़ करती हूँ लेक्चर को या फिर कुछ क्वेश्चन पुट करती हूँ आपके लिए जिनका आप लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें, पूरे का पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि आप लोग लेक्चर की समरी भी जान सकें और अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तो उनके आंसर देने के भी काबिल हो सकें, क्योंकि मुझे कोई आंसर्स नहीं मिल रहे, फीडबैक नहीं मिल रहा। चले, हमने आज देखना है हम बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम जब डिस्कस करते हैं तो सिंपली बात करते हैं हम सॉलिड की, कि सॉलिड एक क्या है। अंडरलाइन हुआ टेक्स्ट देखें आप लोग। सॉलिड क्या है? सॉलिड टू मीन एनी मटेरियल हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आइटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और रिलेटिवली फिक्स्ड इन पोजीशन, अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स्ड होंगे, एक्सेप्ट फॉर थर्मल वाइब्रेशन, यानी कि वो थर्मली वाइब्रेट कर सकते हैं। जब हम उनको हीट अप करेंगे तो वो अपनी ही जगहों पर फिक्स हुए अपने एक्सिस के गिर्द वाइब्रेशंस शो कर सकते हैं, लेकिन उनकी और कोई मोशन नहीं होगी। तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये मटेरियल जो है ये सॉलिड है। हाँ जी, सॉलिड्स को हम फिर क्लासीफाई करते हैं तीन तरह के क्लासेस में। एक हो गई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर होते हैं सेमी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और फिर होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। A solid in general is said to be a crystal if the constituent particles, atoms and या फिर molecules are arranged in a three-dimensional periodic manner। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स, वो अरेंज किए गए हैं थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक मैनर में, या हम कह सकते हैं कि रेटिकुलर स्ट्रक्चर है इसका, तो हम कहेंगे कि इसकी रेगुलरिटी जो है इसकी नेचर में फाइंड आउट की जा सकती है। ये क्रिस्टल जो होते हैं फॉर्म होंगे रेगुलर रेपिटेशंस ऑफ आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। आइडेंटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं? एटम, साइंस, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल्स हो सकते हैं हमारे। तो इस तरह के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनके इनर पैटर्न्स जो होते हैं, अगर हम लैब में अंडर माइक्रोस्कोप भी उसको देखें, ऑब्जर्व करें, तो वो अनचेंज ही रहते हैं और उसका जो पैटर्न होता है वो हमेशा रेगुलर और सेम ही रहता है। नेक्स्ट है आपके पास सेमी क्रिस्टलाइन या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। A solid consisting of many crystallites grown together in the form of an interlocking mass oriented randomly and separated by well-defined boundaries is said to be a polycrystalline solid। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, यानी कि एक ऐसा सॉलिड जो बहुत सारे क्रिस्टलाइट्स पर मुश्तमिल हो, जो एक दूसरे के साथ ही ग्रो किए गए हों। किस फॉर्म में होगा? इंटरलॉकिंग मास होंगे, जैसे कि फिगर में भी नज़र आ रहा है, रेंडमली ओरिएंटेड होंगे और सेपरेटेड भी होंगे बाय वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। इनको हम कहेंगे कि ये पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ग्रेन्स जो होते हैं इस तरह के सॉलिड्स के अंदर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट करते हैं शेप में, यानी कि उनकी शेप जो होती है वो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ रिलेट कर रही होती है, लेकिन फिर उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है स्पेस के अंदर। जैसा कि हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें अरेंज होते हैं रेगुलर पैटर्न के अंदर, और यहाँ पे रैंडमली होंगे थ्री डायमेंशन के अंदर। कौन से सॉलिड्स हो सकते हैं हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में? रॉक्स हो सकती हैं, सैंड, मेटल्स, साल्ट्स वगैरह, ये जो होते हैं ये पॉलीक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के हामिल होते हैं। अच्छा, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसकी जो नेचर है वो आइसोट्रॉपिक होती है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं तमाम की तमाम डायरेक्शंस में सेम होंगी। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? इनको हम एमॉर्फस सॉलिड्स भी कहते हैं,
अ क्लास ऑफ सॉलिड शोइंग नाइदर रेटिकुलर नॉर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ना तो इसका रेपिटेटिव रेगुलर अरेंजमेंट होगी और ना ही ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होगा, तो इनको हम नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं या फिर अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। इसके अंदर जो है अमॉर्फस सॉलिड के अंदर सिंगल क्रिस्टल अपोजिट एक्सट्रीम होती है, यानी कि ये जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की अपोजिट एक्सट्रीम है। ग्लास और प्लास्टिक्स जो हैं इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। मज़ीद सब्सटेंसेस जो होते हैं रेजिन, स्पिच, शुगर, कैंडी वगैरह, तो इनके जो हैं डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। ये कुछ के बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा लो होते हैं, क्योंकि इनकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, इसीलिए हम नहीं कह सकते कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कोई फ़िक्स होगा। जब इनका टेम्परेचर रेज़ होता है तो ये सॉफ्ट होते जाते हैं, इनकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती जाती है और ये विस्कस लिक्विड्स के तौर पर बिहेव करने लगते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशंस शो हुई हैं कि हो सकता है कुछ अरसे के बाद एमॉर्फस बॉडी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसी खसूसियात शो करने लगे। मे बी ऐसा भी मुमकिन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका बेसिस एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म किया जाता है जब एक ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज़ अटैच्ड आइडेंटिकली टू ईच लैटिस पॉइंट। आपको हर क्रिस्टल के अलग से लैटिस पॉइंट्स दिए गए होंगे, यानी कि हर क्रिस्टल जो है वो एक डेफिनेट, जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसकी रेगुलर अटैचमेंट होगी, तो उसके जो है वो एक बेसिस पॉइंट होगा। उसके लैटिस पॉइंट जो होंगे वो उसकी बेसिस को शो करेंगे। वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो है जो कि उनकी अरेंजमेंट को शो करता है, मॉलिक्यूल्स या एटम की, उसको हम बेसिस कहते हैं। बेसिस जो होती है आइडेंटिकल होती है कंपोजिशन में, अरेंजमेंट में और ओरिएंटेशन में, जो कि पीरियोडिकली रिपीटेड हुए होते हैं स्पेस में। किस तरह से कि वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे होते हैं। लॉजिकल रिलेशन इनका क्या होता है, लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए, लैटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये आपकी एक स्पेस लैटिस है, यानी कि आपके पॉइंट्स हैं स्पेस के अंदर जहाँ जहाँ पे आपकी बेसिस ने अटैच होके एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। बेसिस देखिए, आपकी बेसिस के अंदर दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, तो ये जो है बिल्कुल उसी तरह से अरेंज होंगे जिस तरह से उनकी स्पेस लैटिस दिखाई गई है। दोनों तरह के जो बेसिस के ये देखें, चेक करें, बिल्कुल उसी तरह से ही वहाँ पे अरेंज हुई हैं बेसिस जिस तरह से हमें स्पेस लैटिस दी गई है। तो लैटिस को फॉलो करेंगी हमारी बेसिस, यानी कि हमारे कोई भी जो एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारी स्पेस लैटिस को फॉलो करते हुए ही अरेंज होंगे और इस तरह से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। अच्छा, यूनिट सेल की चॉइस हम किस तरह से करते हैं? यूनिट सेल की चॉइस जो होती है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं, यानी कि हमारा जो सॉलिड है वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यूनिट सेल की चॉइस करेगा। या तो वो एक प्रिमिटिव सेल होगा या फिर नॉन प्रिमिटिव सेल होगा। हाँ जी, एक प्रिमिटिव सेल को डिफ़ाइन हम किस तरह से कहेंगे? हमारा प्रिमिटिव सेल किस तरह से डिफ़ाइन हो सकता है? पैरेलल पाइप डिफ़ाइंड बाय ट्रांसलेशन ABC, यानी कि उसकी जो साइड्स होंगी वो ABC होंगी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल साइड्स होंगी अलॉन्ग 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस XYZ, क्योंकि हम इसको स्पेस में ले रहे हैं तो ये XYZ डायरेक्शंस में होंगे। और फिर उनके जो एंगल्स होंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये फिगर में देखें, ये ट्रांसलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास A साइड होगी, ट्रांसलेशन अलॉन्ग Y एक्सिस हमारे पास B साइड होगी और अलॉन्ग Z एक्सिस C साइड होगी। और इसी तरह से एक्स एक्सिस के सामने का एंगल अल्फ़ा, वाई एक्सिस के सामने का एंगल बीटा और
जेड एक्सिस के सामने का एंगल गामा हो जाएगा। यानी कि हमारे पास 6 पैरामीटर्स होंगे किसी भी पैरामीटर सेल को डिफ़ाइन करने के लिए। कौन से 6 पैरामीटर्स होंगे? 3 उसकी साइड्स होंगी और 3 उसके एंगल्स होंगे। हाँ जी, अब हम कह सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल सिस्टम इन 6 पैरामीटर्स की बेस पे हम किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं उसको, किस तरह से हम इसको कन्वेंशनल सेल एक्सिस और एंगल्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ट्राइक्लिनिक में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, और अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ना तो कोई साइड एक दूसरे के इक्वल होगी, ना ही कोई एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, और इनमें से कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होगा। इसी तरह से इसका एसोसिएटेड लेटिस का नंबर 1 होगा और सिंबल इसका P होगा। इस सिंबल जो है ट्राइक्लिनिक P सिंबल है। इसके एक्सिस ABC होंगे, एंगल अल्फ़ा बीटा गामा होंगे, यानी कि टोटल पैरामीटर्स जो होंगे इसके स्पेसिफाई हम करेंगे, इसको स्पेसिफाई करेंगे वो 6 होंगे। इसी तरह से मोनोक्लिनिक में क्या होगा, हमारे पास ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, अल्फ़ा गामा के इक्वल होगा और ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल होंगे, जबकि बीटा एंगल इन दोनों के इक्वल नहीं होगा और ना ही 90 डिग्री के। तो इसका हम कहेंगे कि नंबर 2 हैं, स्पेस के नंबर 2 हैं। 2 तरह की मोनोक्लिनिक हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे और एक का सिंबल P होगा और दूसरी का C होगा। तो इसमें हमारे पास एक्सिस ABC तीनों होंगे, एंगल गामा जो है वो जो कि 90 डिग्री का होगा और अल्फ़ा के इक्वल होगा। हम इसी को स्पेसिफाई करेंगे, तो इस तरह से टोटल पैरामीटर्स हमारे पास 4 हो जाएंगे। फिर है आर्थोरोम्बिक, इसमें हमारे पास कोई साइड भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों ही 90 डिग्री के होंगे। आर्थोरोम्बिक के हमारे पास नंबर ऑफ लैटिसेस जो होते हैं वो 4 होते हैं। इन सब के सिंबल्स P, C, F और I होते हैं और इसमें हमारे पास तीनों साइड्स जो होती हैं इक्वल नहीं होती और एंगल तो इक्वल ही होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, इसीलिए हम इसको एज ए पैरामीटर गिनेंगे ही नहीं। और इसी तरह से बाकियों के भी होंगे। देखें इनकी फिगर्स देख लें आप लोग। ट्राइक्लिनिक का सिर्फ एक है हमारे पास जिसका सिंबल P है, मोनोक्लिनिक 2 P और B सिंबल के। आर्थोरोम्बिक हमारे पास एक P है, एक C है, एक I है और एक F है, यानी कि इसके 4 स्ट्रक्चर होंगे। फिर टेट्रागोनल है, इसका भी एक P और एक I। हेक्सागोनल में एक का P स्ट्रक्चर और दूसरे का हेक्सागोनल हमारे पास एक ही P स्ट्रक्चर होगा। ट्राइगोनल भी एक ही R स्ट्रक्चर होगा और क्यूबिक जो हैं वो 3 होंगे। सिंपल क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया और फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया। सिंपल क्यूबिक को P सिंबल से शो करते हैं, बॉडी सेंटर्ड को I से और फेस सेंटर्ड को F से। ये हमारे पास टोटल 14 ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं इनको और स्पेस लैटिस भी कहते हैं, ये आ जाएंगी। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो ही जाके ये आपसे ठीक से बन भी पाएंगी और आप इनको पिछले टेबल की बेस पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो किस तरह से है।